ओके, अगर इसको थोड़ा सा उन लोगों की बात की जाए जो क्लाइमेट चेंज को डिनाई करते हैं, तो वो तो ये कहते हैं कि इट्स अ रूटीन मैटर, क्लाइमेट चेंज होता है, चेंज होने के बाद फिक्स हो जाता है, दिस सर्कल वी वर टॉकिंग अबाउट। और इससे भी एक स्टूपिड क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा नहीं है कि हम इंसान इतने ज़्यादा हो गए, हम भी तो कार्बन डाइऑक्साइड जब सांस इनहेल करते हैं ऑक्सीजन के फॉर्म में, और जब एक्सहेल करते हैं तो फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड डिस्चार्ज करते हैं। आई एग्री, लेकिन ये एक नेचुरल, बेसिकली देयर इज एन इकोसिस्टम जिसको हम सिम्बियोसिस कहते हैं, एंड सिम्बियोसिस इज बेसिकली अ डिपेंडेंस ऑफ वन ऑर्गेनिज्म ओवर द अदर, और डिपेंडेंस ऑफ वन पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम ऑन द अदर पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। पहली बात जो मैंने आपको ये बताई कि क्लाइमेट डिनायर के लिए सामने रख दें दो कर्व, एक हॉकी जो स्टिक स्पाइक है, यानी हमने क्लाइमेट की तारों को इस तरह छेड़ा कि हमने पिछले 200 सालों के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड हज़ारों सालों से मौजूद थी उसको डबल किया, उसी कार्बन डाइऑक्साइड ने आपके टेम्परेचर को भी, जो 1500 या हज़ारों सालों से जो ग्लोबल टेम्परेचर था उसके अंदर हमने 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का परमानेंटली फर्दर ऐड कर लिया। और वो उसका मतलब है कि हमने ग्लोबल वार्मिंग की तरफ हमने अपने ग्लोब को गर्म किया, और इस ग्लोब को गर्म करने को व्हाट वी कॉल ग्लोबल वार्मिंग हैज़ कॉज्ड अ नंबर ऑफ रिपरकशंस, अ नंबर ऑफ कैस्केडेड इफेक्ट्स और डोमिनो इफेक्ट्स। आपका जो क्वेश्चन है इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि इंसानों की पॉपुलेशन एज वी आर सीइंग टुडे ये एक्सपोनेंशियली राइज हो रही है, एंड हमने जितना पॉपुलेशन का पायरामिड को शार्प होते हुए देख रहे हैं, इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी अलार्मिंग। बट ऑन द अदर साइड देयर इज़ एन इकोसिस्टम। हम खुद अपनी दुनिया के लिए थ्रेट नहीं है, मैं इस दुनिया के अंदर कंट्रीब्यूशन के लिए आया हूँ, बिल्कुल, अनलेस एंड अनटिल मैं उस दुनिया के लॉ ऑफ नेचर्स को फॉलो करूं। लॉ ऑफ नेचर्स को हम प्लैनेटरी डायनामिक्स कहते हैं साइंस के अंदर, यानी प्लैनेटरी डायनामिक्स ने कुछ प्लैनेटरी बाउंड्रीज दी हुई है, अपनी हदूद के अंदर अगर हम रहें तो शायद हम इस दुनिया के लिए कंट्रीब्यूशन है। इकोसिस्टम की जैसे मैंने बात की, ये इंसान और ग्रीनरी, दरख्त बहुत जुड़े हुए हैं, या ये इंसान और एग्रीकल्चर बहुत आप साथ जुड़े हुए हैं। आप देख लें, आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर आप इंसानों का वजूद भी देखें, या अगर आप अपने किसी भी दीनी औराक को उठा कर देखें, चाहे वो आपके पास कुरान करीम हो, या बाइबल मुकद्दस हो, या तौरात हो, या इंजीर हो, या आपके पास ज़बूर हो, या जस्ट इमेजिन जो हमारे पास अदर जो डिवाइन इंस्पिरेशंस हैं, चाहे वो बुद्धिज़्म हो, चाहे वो हिंदुइज़्म हो, चाहे वट एवर ज़ोरोस्टेरियनिज़्म, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन ऑफ वन पार्ट ऑफ इकोसिस्टम विद द अदर जो रिलेशंस हैं। फॉर इंस्टेंस मैं आपके सामने रखता हूँ, हमारे फॉर इंस्टेंस हमारी जन्नत का तस्वर हमेशा ग्रीनरी के साथ एसोसिएटेड है। हाँ, आपने ये नोट किया होगा, सरसब्ज बागात होंगे, हाँ, नहरें बह रही होंगी, या उधर महलात भी होंगे, तो उन महलात के अंदर भी वही बेसिकली माइंस एंड मिनरल्स की जो आपके पास जेम स्टोन्स हैं उन्हीं के नाम लिए गए हैं, ज़मरद होगा, ठीक है, नंबर ऑफ अदर जो इम्पोर्टेंट जेम्स हैं। इट मीन्स देयर इज समथिंग that is relating us with other part of the ecosystem, और ये समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैं आपको अगेन इस चीज़ को स्ट्रेस करता हूँ कि अगर आप देख लें इंसानों की सेटलमेंट्स या जो न्यूलिथिक रेवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं पार्ट ऑफ एन एज, जब इंसानों ने इंसानों की तरह रहना शुरू किया, यानी इंसानों ने इंसानों की तरह रहने का मतलब है एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुई, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, तब ऐसा हुआ कि लोगों ने सेडेंट्री लाइफस्टाइल स्टार्ट कर दिया। सेडेंट्री लाइफस्टाइल का ये मतलब है कि अगर जो इफ यू गो टुवर्ड्स द हिस्ट्री, तो वी वर जो अर्ली ह्यूमंस थे दे वर एक्चुअली हंटर गैदरर्स, यानी हंटर गैदरर्स का ये मतलब है ये घूमते थे एक जगह से दूसरी जगह, ये सेटल्ड लाइफ नहीं गुजारते थे, बिल्कुल ठीक है, हंट करते थे, उधर ही बैठ जाते थे, खाना बदोश जिसको हम कहते हैं, नोमैडिक घरों का कॉन्सेप्ट। लेकिन एक ऐसा वक्त आया, और वही वक्त है कि जब उस वक्त में इंसानों ने इंसान बनना शुरू किया, और वो ये है कि जब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन या न्यूलिथिक रेवोल्यूशन में इंसानों ने एक कम्युनिटी में रहना शुरू कर दिया, और वो कम्युनिटी कबीले बनाना शुरू कर दिए, दरियाओं के करीब थे,
वो हमेशा किसी एग्रीकल्चर पास्चर लैंड के करीब था। वो एक्चुअली उन जगहों पे था जहाँ से चाहे कोई दरिया गुजर रहा हो, और वो भी दरिया जिससे एग्रीकल्चर पॉसिबल हो, और या उससे कोई फॉरेस्टेशन पॉसिबल हो, या कोई ग्रीनरी पॉसिबल हो, या कोई डिपेंडेंसी। इट इज बिकॉज अ डिपेंडेंसी ऑफ वन पार्ट ऑफ इकोसिस्टम ऑन द अदर। पहली सिविलाइजेशन इस दुनिया में आई समेरियन सिविलाइजेशन। समेरियन सिविलाइजेशन वर द फर्स्ट पीपल जिन्होंने सेडेंटरी लाइफस्टाइल स्टार्ट की। इनका टाइम फ्रेम क्या था? ये बेसिकली अराउंड 13,000 BC और इवन 13,000 BC से भी बियॉन्ड। और ये बेसिकली अगर मैं इनकी बात करूं तो ये इराका आता है शतुल अरब का, जो इराक का, जिसको अभी हम इराक कहते हैं। और शतुल अरब इसलिए कहते हैं कि बेसिकली दो दरियाओं के दरमियान में वादी थी। दो दरिया, ये इराक है शतुल अरब, जो दो दरियाओं के दरमियान थे, दरियाए फुरात और दरियाए दजला, यानी यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर के दरमियान एक फर्टाइल लैंड थी जहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल थी। जिस एग्रीकल्चर पॉसिबिलिटी में उनको ये पता चल गया कि इधर ही अगर हम अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करेंगे, हम यहाँ पे प्लस वी वुड डू समथिंग दैट वुड मेक अस मोर क्लोज्ड, कि हम रेदर देन ज़्यादा स्ट्रगल करें हंटिंग एंड गैदरिंग पे, हम अब ज़्यादा फिक्र करते हैं अपनी सोच के ऊपर। तो उन्होंने बेसिकली फर्स्ट टाइम एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल या सेटलमेंट्स क्रिएट की। ये इलाका इराक है जो मेडिटेरेनियन सी और दो रिवर्स के दरमियान में बनता है, इराक। और आप देखें सारे पैगंबरों का भी जो अगर चेन यही है, इसको हम कहते हैं फर्टाइल क्रीसेंट। आपके कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी पैगंबरों का जिक्र है, ये सारे कहीं ना कहीं दरिया के करीब हैं। दरियाए नाइल, जो रिवर नाइल है, दरियाए नील, उनका जिक्र आपको पता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जुड़ा हुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हो या कोई और जो मेजर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेजर, ये देखें रिवर यूफ्रेट्स एंड रिवर। तो ये वो इलाका है जो स्टार्ट होता है इराक से और इसकी स्टोरी कंप्लीट होती है इजिप्ट तक। तो ये सारी वो रीजन्स हैं जहाँ पे या तो पानी मौजूद है और उसके ऊपर मेरी डिपेंडेंसी है, या वहाँ पे कोई ज़रई ज़मीन है, कोई फॉरेस्टेशन है, कोई ग्रीनरी है, और यही चीज़ आपके लिए ब्लेस्ड एक सुकून है, और यही ग्रीनरी है, और यही ग्रीनरी है जिसके साथ मैं डिपेंडेंट हूँ। लेकिन अगर मैं इस ग्रीनरी को छोड़ के कंक्रीट के जंगल में आ जाऊं और मैं अपनी नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस को छोड़कर, मैं आपको एक दुख की बात बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं वो लाइफस्टाइल देखें, आपके सामने सिद्धार्थ बुद्धा की, गौतम बुद्धा की एग्जांपल देता हूं। उन्होंने निर्वाणा कहाँ पाया? निर्वाणा का मतलब है जब जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपनी आंखें बंद करके वो बड़ी डिवाइन फोर्स के साथ वो कम्युनिकेशन शुरू किया उन्होंने। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जिनको कहा जाता है दुनिया के सबसे अक्लमंद तरीन इंसान हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आपको पता होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब सोचा कि मुझसे शायद ज़्यादा इस दुनिया में अल्लाह के करीब भी और सबसे ज़्यादा इस दुनिया को जानने वाला कोई नहीं होगा, तो अल्लाह ने कहा नहीं मूसा, इस दुनिया में एक और शख्स तुमसे ज़्यादा है जो खिज़र है। और खिज़र के मायने भी जहाँ बैठते सब्ज़ा, और उनको पाया भी कहाँ? समुंदर से गुजर के एक ऐसे आइलैंड में पाया जहाँ पे भी सब्ज़ा था। वंडरफुल। मैं आपको किसी भी पैगंबर की एग्जाम्पल दे दूँ तो आपको वहाँ पे कनेक्टिविटी विद सम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहाँ, और मेरे ख्याल से इस कायनात के सबसे प्यारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कनेक्टिविटी उनकी देखें। गारे हिरा में, और गारे हिरा में जाना क्यों, और गारे हिरा के जाने का मकसद क्या? मैं दो चीज़ें आपको इसके साथ कनेक्ट करता हूँ। नबी जब आए इस दुनिया में, वो नबी ही थे। 40 साल का वेट क्यों किया? पहली बात मैच्योरिटी, स्लो एवोल्यूशन प्रोसेस, ग्रोथ। सडन चीज़ कोई भी इस कायनात में नेचुरल नहीं होती। जो चीज़ हम नेचर के साथ कर रहे हैं, सडनली कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन डाल के इस दुनिया के टेम्परेचर को सडनली, साइक्लिकलिटी नहीं है, दिस इज अ चेंज, दिस इज अ क्राइम टू दिस क्लाइमेट। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल का सब्र करके पैगंबर जो कायनात के लिए और दुनिया के लिए एज अ पैगंबर 40 साल के बाद उन्होंने डिक्लेयर किया। एंड फॉर अस, हमारा ईमान है वो तो बौसत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना तो बहुत पहले है। वो तो यहाँ पे उनका वजूद इंसानी शक्ल में उनका वजूद दुनिया में आया, जो कि आज से 1450 साल
पहले वो हजरत जिब्राइल के मुकालमा भी है ना वो कि इसमें तो इंशाल्लाह कभी हाँ। फसूल एहकाम में जो हजरत जो उनकी हजरत जिब्रील और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इब्ने है अरबी वाक़या। की एक बुक है, सुभान अल्लाह, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सल्लल्लाहु शान है अलैहि उसमें, रसूल पाक सल्लम की नूरी शान है, वो इंशाल्लाह कभी मैं बयान करूँगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि एक पहली बात कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 40 साल का सब्र है, ये वही सब्र है कि वो नेचुरल एक इस दुनिया के साथ एक प्रोसेस का पार्ट बनने का दिखा रहे थे वो, कि मैंने 40 साल एक इंसानी तौर पर इंसानी ज़िंदगी गुजारी है। लेकिन मैं बात कहीं से कहीं ले गया हूँ। लेकिन हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर, लेकिन वट एवर हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र करना टूवर्ड्स वट मदीना से देन टूवर्ड्स दी जो आपका शाम का इलाका है, ठीक है। तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम जाते थे, ये शाम तो से वो बड़े हुए थे यही करते शाम हुए, और फिर yes। वापस आते थे। हाँ। उनको सब्ज़ा पसंद था, उनको सब्ज़ा बहुत पसंद था, बागात थे और उन बागात को वो बहुत प्यार करते थे। मैं जस्ट इमेजिन कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से कि इंसान और ग्रीनरी या इंसान 5 चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है और क्लाइमेट उन 5 चीज़ों को समाये हुए है। मैं ऐसी 5 चीज़ों का नाम लूँगा जिसके बगैर ये दुनिया नामुमकिन है। और याद रखें, जब ये दुनिया में पहले अफलातून टाइम पे जिसको हम कहते हैं ना आर्काइक फिलॉसफी, तो उन्होंने कहा था 5 फोर्सेस ऑफ नेचर, और ये 5 फोर्सेस ऑफ नेचर ये दुनिया है। ओके। आपने कैप्टन प्लैनेट देखा है? जी। क्या होता था उसमें? भूल गया। आप याद करें, आप कहते थे when the 5 forces of the nature combine together, then there would come a captain planet. He is the hero. just क्योंकि हम तो 1990s के लोग हैं, तो हमारे बचपन में कैप्टन प्लैनेट होता था। तो वो 5 फोर्सेस क्या थी? फायर, वाटर, एयर, समथिंग। जब मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ, ये ऐसे ही नहीं था, ये फिलॉसफी। आपको मैं 5 फोर्सेस बताता हूँ जिसके साथ अगर आप कनेक्टेड है तो आपका वजूद है, अगर आप इनके साथ डिसकनेक्ट होंगे तो आपका ही वजूद खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये 5 सिंक्रोनाइज्ड एक रिदम है। मैं नाम लेता हूँ उनका, मैं आपको नाम लेता हूँ, मैं आपके सामने नाम रखूंगा। नंबर 1 वाटर, जिसको हम हाइड्रोलॉजी में आपके सामने मेड ऑफ वाटर, हम इसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं अपनी क्लाइमेट साइंसेस में। 5 सिस्टम्स हैं, 5 फोर्सेस ऑफ नेचर हैं जिसने इस पूरे इकोसिस्टम या क्लाइमेट सिस्टम को समाये हुए है। नंबर 1 हाइड्रोस्फीयर यानी पानी, देन एटमॉस्फेयर यानी हवा, विंड जिसको कहते हैं ना, वो विंड, ठीक है। तो सेकंड इज एटमॉस्फेयर, आपकी फिजा, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। हाइड्रोस्फीयर इज कनेक्टेड विद एन एटमॉस्फेयर। देन द थर्ड जो आपने बात की थी मिट्टी, वी कॉल इट लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर यानी ये जो जमीन है आपके इर्द गिर्द, और इस जमीन के आप देखें, ये हाइड्रोस्फीयर यानी पानी, लिथोस्फीयर यानी जमीन, और थर्ड जो मैं आपके बात कर रहा था एटमॉस्फेयर यानी फजा। चौथी फोर्स इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज क्रायोस्फीयर। क्रायोस्फीयर का मतलब है ठंड, यानी टेम्परेचर से ज्यादा मैं इसको बोलूंगा स्नो कवर, यानी वो जगह जहाँ पे अर्थ के फ्रीजर्स हों। अर्थ के भी फ्रीजर्स होते हैं। मैं तो इन सारी चीजों को इंसान के साथ जोड़ने की कनेक्ट करेंगे। आपको पता है, मैं इसको आपको फिलॉसफी में भी कनेक्ट करूंगा, और इस पे मुझे बड़े मजे का एक सिद्धार्थ बुद्धा की कोटेशन है कि ट्रू फोकस लाइज समवेयर बिटवीन सेरेनिटी एंड सेज। जब निर्वाणा पाओगे ना, जब तुम उस हकीकत के साथ, वो जो भी हकीकत है, डिवाइन हकीकत है, वो डिवाइन आर्किटेक्ट है, उसके साथ जब आप कनेक्ट होगे, हम उसको अल्लाह कहते हैं, कोई इनको शिवा कहते हैं, कोई उसको राम कहता है, कोई उसको भगवान कहता है, कोई उसको यावी कहता है, लेकिन है कोई वो, हाँ। कोई तो है जिसको कोई ना कोई किसी अंदाज में कोई तो है, वो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। हमारा वो अल्लाह है, यहूदियों का वो यावी है, या हम सब की रिस्पेक्ट करते हैं, हाँ, सबका, और सब किसी ना किसी अंदाज में। तो सिद्धार्थ बुद्धा कहते हैं ट्रू फोकस या लाइज समवेयर बिटवीन सेरेनिटी एंड रेज, सकून और गुस्से के दरमियान में कहीं खुदा मौजूद है। यानी अपने अगर करीब जाओगे ना, करीब अपने आप को मेडिटेशन में जाओ या मुराकबे में जाओ या उस रब ताला तक जाओ, तो अपनी ज़िंदगी के अंदर तुमने
गुस्से और सुकून के दरमियान में कहीं अपने आप को रखोगे, यानी मैं बिल्कुल सुकून में भी नहीं जाऊंगा और मैं बिल्कुल गुस्से में और भी मैं नहीं बिल्कुल जाऊंगा। सुकून में जाऊंगा तो दरमियाना एक कोई yes. किसी एक मेरी ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसको मैं कंटिन्यूसली कनेक्ट कर रहा हूँ। दैट इज वाई वी हैव अ क्रायोस्फीयर एज वेल। Okay. हमें कहीं ना कहीं ठंड भी होगी। ठीक है। इट इज नॉट ऑलवेज कि इस दुनिया के अंदर हमारे पास ब्लू बॉल हो। वी मस्ट नीड समवेयर अ वाइट बॉल, वाइट पार्ट ऑफ द, हमें कहीं पे ग्लेशियर जरूर चाहिए। हमें कहीं इस दुनिया में पोल्स, नॉर्थ पोल के करीब या साउथ पोल के करीब वो फ्रीजर्स चाहिए कि जब गुस्सा इस दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की शक्ल में आना शुरू हो, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की तरफ आए, तो दुनिया के वो ग्लेशियर्स हमें ठंडा करने की ताकि हमारा इकोसिस्टम बने। यानी हमारा हाइड्रोस्फीयर पानी, हमारा लिथोस्फीयर जमीन, हमारा एटमॉस्फेयर फिजा, हमारा क्रायोस्फीयर वो चीज जो हमें ठंडा रखती है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फिफ्थ वन इज एक्चुअली बायोस्फीयर, फ्लोरा एंड फौना। हम इस दुनिया के बायोस्फीयर में हर वो जानदार शामिल है, जिसमें दरख्त भी हैं, हम भी हैं, इकोसिस्टम, मेरीन इकोसिस्टम है। अगर हम इस दुनिया में हैं तो वो चार भी हैं, और अगर वो चार भी हैं तो हम भी हैं। ये 5 ऐसी कोरियोग्राफी है जो रब ताला ने इस दुनिया के अंदर रखी हुई है, जिसने कलेक्टिवली इस क्लाइमेट सिस्टम को बनाया हुआ है। लेकिन जो 5वां सिस्टम है जो इसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, यानी वो बायोस्फीयर जो कि बेसिकली जिसमें हम भी हैं, हम खाली हम तो नहीं है ना, नहीं, हमारे साथ तो नंबर ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ना। लेकिन हमने क्या किया, मैंने आपको कहा ना, इकोसिस्टम में एक दूसरे की रिस्पेक्ट है। ठीक है, दुनिया एक दूसरे की रिस्पेक्ट ही है। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल कमरु बिहुस्बान। अश-शम्सु वल कमरु बिहुस्बान में अल्लाह ताला ने बड़े खूबसूरत अंदाज में फरमा दिया कि ये जो सूरज है, शम्स वल कमर, और ये सूरज चांद बेहुस्बान एक हिसाब से चल रहे हैं। हिस्बान में अल्लाह ने बताया ये हिसाब है, ये हिसाब है, एक परफेक्ट बैलेंस है। ये इकोसिस्टम या क्लाइमेट सिस्टम के अंदर ये 5 जो चीजें हैं ये बहुत हिसाब से चल रही हैं, बेहुस्बान है, प्रिसीजन के साथ है। और अगर ये ना प्रिसीजन हो तो दुनिया में कुछ रिपल इफेक्ट आएगा, कुछ कैस्केडेड इफेक्ट आएगा, कुछ चेंज आएगा, कुछ क्लाइमेट चेंज होगा। और वो क्लाइमेट चेंज इज नॉट अ फनी थिंग। क्लाइमेट चेंज विल चेंज एवरीथिंग। This climate change will change the entire fabrics of the entire ecosystem. हम अगर अपनी climate change को रियलिटी अगर बनाएंगे तो रिमेंबर हमारी आने वाली नस्लों की हर चीज पे एक बहुत बड़ा असर होगा। ओके डॉक्टर तैयब, क्लाइमेट चेंज की सबसे पहली चीज जो हम सबको इम्पैक्ट करेगी वो सबसे पहला पॉइंट क्या है? मैं आपको एक बात बताऊं, इज दैट इकोसिस्टम और इज दैट हम अगर इसी फिलॉसफी को रिवर्स गियर पे चलना शुरू करें तो पहली चीज क्लाइमेट चेंज क्या थी? पहली बात यह है, जैसे कि मैंने बताया कि हमने जिस तरह से इस दुनिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड या ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस को डाल दिया है, वो हमारी दुनिया को अनसस्टेनेबल बना चुकी है। इकोसिस्टम, प्लैनेटरी डायनामिक्स को तबाह कर चुकी है। इकोसिस्टम तो तबाह हो गया ना। इकोसिस्टम तो ये 5 सिस्टम को टुगेदर कहते हैं इकोसिस्टम। क्लाइमेट सिस्टम इज एक्चुअली अदर वर्ड ऑफ इकोसिस्टम।